नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो चुकी है, तो सूबे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा है। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड टूटे हैं, तो चुनाव में कई अंधविश्वास और मिथक भी टूटे हैं। यहाँ एक सवाल बेहद अहम है कि योगी आदित्यनाथ की बतौर सीएम दूसरी पारी कैसी रहेगी। 2024 में आम चुनाव के मद्देनजर इस बार योगी की दूसरी पारी इतनी आसान नहीं होगी। उनके समक्ष कई चुनौतियां रहेंगी। हालांकि दूसरी पारी शुरू करने से पहले योगी मंत्रिमंडल के संभावित नामों को लेकर योगी ने पीएम मोदी और अमित शाह के साथ चर्चा की है। कहा यह जा रहा है कि नई कैबिनेट में 2024 का अक्स भी दिखेगा। जातीय के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाएगा। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच यूपी के परिणामों पर चर्चा हुई। इससे पहले योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। योगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की। योगी ने अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के लिए आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की। बता दें, अनुराग ठाकुर यूपी में चुनाव के बीजेपी से प्रभारी भी थे। वहीं एक दिन पहले 13 मार्च को योगी ने पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। इन मुलाकातों में योगी कैबिनेट की अहम बातें तय हुई। पीएम मोदी के साथ योगी ने नई कैबिनेट को लेकर चर्चा की है। कहा जा रहा है कि नई कैबिनेट में 2024 का अक्स भी दिखेगा। जातीय के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाएगा। जिन विधायकों को उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उसमें प्रमुख नाम सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, अनुराग सिंह, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, आशीष पटेल, नंद कुमार नंदी और नितिन अग्रवाल का नाम फिलहाल तय माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने तकरीबन उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ कर दी है। योगी आदित्यनाथ के पिछले मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कुछ मंत्री तो चुनाव भी नहीं जीते हैं। मंत्रिमंडल में दलितों और पिछड़ों को अहमियत मिलना तय है, जिनका इस बार पार्टी को बम्पर वोट मिला है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बार दिल्ली में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कि क्या इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा या नहीं। इसमें सिराथू से चुनाव हार चुके बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री थे। ये चुनाव उनकी अध्यक्षता में ही लड़ा गया और बम्पर तरीके से जीत हासिल हुई। इसके अलावा चर्चा रायबरेली की विधायक अदिति सिंह और बीजेपी में हाल में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने पार्टी में आस्था जताते हुए बम्पर तरीके से वोट किया है, उसी लिहाज से मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी भी हो सकती है। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी के समक्ष रोजगार पैदा करना एक बड़ी चुनौती होगी। सरकारी नौकरी के साथ साथ कोरोना काल में लोगों के लिए नए मौके और रोजगार के अवसर पैदा करना योगी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों का विश्लेषण करने से ऐसा सामने आया है कि 5 वर्षों में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में रहने वाले उन लोगों की तादाद में 14% का इजाफा हुआ है जिन्हें रोजगार की चाहत है। 5 साल पहले ये तादाद 14 करोड़ 95 लाख थी, जो बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख पहुंच गई है। वहीं नौकरी कर रहे लोगों की तादाद 16 लाख से ज्यादा घट गई है।
साथ ही किसानों के मुद्दों का समाधान करना बेहद जरूरी होगा। खासकर गन्ना किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करना होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली और पानी का मुद्दा भी बड़ा होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना। चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। सूबे में आवारा पशु किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को भी योगी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बीते कुछ वक्त से यूपी में सीएम योगी की पहचान बुलडोजर बाबा के तौर पर की जाने लगी है। योगी राज पार्ट 1 में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी। अतीक अहमद से लेकर आजम खान तक सभी के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी के जहन में तो योगी सरकार का इस कदर खौफ दिखा कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गया। मुख्तार को यूपी वापस लाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक जाना पड़ा था। योगी राज 2 में कानून व्यवस्था को टाइट रखना बड़ी चुनौती है। योगी को अपनी सख्त छवि को आगे भी बनाए रखना होगा। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और सारा दारोमदार यूपी पर टिका है। यूपी में जिस पार्टी का जादू चलता है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। इसलिए योगी के लिए अगले 2 वर्ष बेहद खास होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ग्राफ को ऊपर ले जाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में पार्टी की इस सूबे से बड़ी उम्मीदें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चलिए, तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और रिपोर्ट के जरिए एक बात स्पष्ट हो गई है कि आगे भी चुनौतियां कम नहीं हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार के चुनाव में अछूते रह गए हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी क्या चर्चाएं चल रही हैं, उस पर भी हमारी आज की खास पेशकश रहेगी। चलिए, सभी का परिचय करा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत त्रिपाठी जी कार्यक्रम में। सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले आप ही के पास कृष्णा मोहन पांडे जी, जिस तरह की जीत मिली और जिस तरह का प्रचंड बहुमत है वो अब हासिल हो गया है, लेकिन जैसे कहा जाता है बीजेपी के लिए कि होमवर्क और तैयारी वो हमेशा करते रहते हैं। तैयारियों में कभी कमी नहीं आने दी जाती, चाहे जीत मिले या हार मिले। तो जीत तो आप चुके हैं, लेकिन उस जीत के बाद जश्न की बजाय अब आगे की रणनीतियों में, आगे जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें आप लग गए हैं। मंत्रिमंडल को लेकर सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहूंगी, क्या सुगबुगाहट चल रही है? किन चेहरों को तवज्जो मिलने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चाहे महिलाएं हों, अति दलित हो, अति पिछड़े हों, उन सबको तवज्जो जो है इस बार देने वाली है बीजेपी, क्योंकि बम्पर जीत हासिल करवाने में उनका काफी सहयोग रहा है। बताइए जरा क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए कार्य करती है और सबके सर्वांगीण विकास, पूरे समाज का सर्वांगीण विकास हो और उसका हर समाज का इस सरकार में प्रतिनिधित्व हो, ये इस परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। रही बात मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल नेतृत्व तय करेगा और उसके लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली में तमाम बैठकें चल रही हैं, कई घंटों की मुलाकातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये भी बताइए जरा, जैसे आपने कहा जिन्होंने आपको जीत दिलाई, जिनको बहुत तवज्जो इस बार मिलने वाली है, क्या लग रहा है आपको कि इसको लेकर ही अब मंत्रिमंडल में सब स्पष्ट है? कहीं कोई नाराजगी तो नहीं दिखेगी आपस में? किस चेहरे को अगर आगे लाया जाता है या फिर कुछ पुराने चेहरों को साइडलाइन भी किया जाता है तो कोई नाराजगी तो नहीं दिखने वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक संगठन दृष्टि से कार्य करता है, सैद्धांतिक दृष्टि से काम करता है। तो जितने भी लोग हैं वो मां भारती की सेवा करने के लिए इस राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। यदि किसी को सम्मान यदि मंत्री के रूप में मिलता है तो उनका स्वागत, वो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करेंगे, और जिनको यदि नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और देश राष्ट्र की सेवा के लिए खुद से सदैव तत्पर है और आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी दायित्व के लिए तो कोई कार्य करे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनहित में, जन सेवा में, मानव सेवा में, माँ भारती की सेवा में विश्वास रखता है और उसी परिदृश्य के
को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से जन सेवा में लगा रहता है। और यदि किसी को मिलता है या नहीं मिलता है कोई भी दायित्व भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, तो वो पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, पार्टी के साथ उसकी जो भी संगठन के जो कार्य है उसको करता रहेगा और जो आगे के निर्देश संगठन द्वारा मिलेंगे उसके साथ चलेंगे। बड़े आश्वस्त लग रहे हैं इस बात को लेकर आप। चलिए सत्येंद्र यादव जी, अब हार जीत तो हो गई तय, लेकिन उसके बाद की अब रणनीतियां क्या समाजवादी पार्टी आगे के चुनौतियों के लिए तैयार है और किस तरह से? क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे जिसको आपने उठाने की पुरजोर कोशिश की, बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा रहा, किसान आंदोलन के बाद किसान की समस्या, गन्ना किसान की समस्या एक मुख्य मुद्दा रहा, लेकिन वो मुद्दे जो है जनता तक ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच पाए और वो नतीजों के जरिए सामने आ गया। लेकिन क्या इन मुद्दों की लड़ाई आप आगे भी जारी रखेंगे? क्या आपको लगता है कि यही मुद्दे 2024 में कामयाबी दिला सकते हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जालसाजी और अपना जलेबीदार जो भाषणों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भारी तादाद में जनमत को लूट इन्होंने मचाई है और उस जनमत की लूट के बाद इन्होंने जो सरकार बनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता सरकार नहीं चाहती। ये उत्तर प्रदेश की जनता सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ना तो इन्होंने रोजगार दे पाया, ना ही इन्होंने आप देखिए आवारा पशु अभी तक इन्होंने जो सांड का गोबर की खूबियां गिना रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल भी ये क्या हुआ है कि यूपी के जो जनमत था उसके साथ ये अपहरण हुआ है, उसका हरण हुआ है, उसकी लूट हुई है। अब समाजवादी पार्टी जो राजनीतिक घटना घट चुकी है उत्तर प्रदेश में, अब आगे का रास्ता तैयार कर रही है। बहुत जल्द आपको सड़क से लेकर सदन तक ये जो पिछले लंबे समय से लगातार जालसाजी इसकी चालू है जनता के साथ और सरकार के को लेकर जो जिस तरह से, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक तैयार है संघर्ष करने के लिए। और जो भी जिस तरह से ये पूरे देश में ये उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र और इस जालसाजी से तकनीकी तमाम प्रशासन पे दबाव बनाकर जो जिसको जीत बता रहे हैं उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री, नहीं मुद्दों की बात तो अब हो गई ना सत्येंद्र जी, पूरे देश में जो इश्यूज तो उठ चुके हैं, अब उन इश्यूज पे ही जनता ने अपना समर्थन दे दिया है। जनता ने समर्थन इनको नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था सरकार बनाने के लिए। इन्होंने तो आपकी सरकार क्यों नहीं? सर कैसी बातें करते हैं अब आप? बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोट जो उनका कोर वोट है उसके साथ धोखाधड़ी करके उन्होंने हमारे समाजवादी मित्र अभी लूट हुई है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 10 तारीख बीत चुका है, अभी ये 9 तारीख में ही जी रहे हैं। 2024 की तैयारियों में लगे हैं ना सत्येंद्र जी। कहा जा रहा है कि 9 मार्च में ही अभी तक आप घूम रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है, 24 की तैयारी शुरू हो रही है। देखिए ये इनका बातचीत का तरीका देखो। मैं कल जी न्यूज पे था, इनके प्रवक्ता थे, वो महिला एंकर के साथ जिस तरह से जो है अमर्यादित भाषा प्रयोग कर रहे थे और लगातार 3 मिनट तक बोले मैं यही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, बोलो क्या करोगी, कौन हो तुम, कहाँ की पड़ी हुई है, इस तरह से इनकी भाषा थी। तो अब ये जिस अहंकार के साथ उनकी बातचीत देखिए, इनका देखने का तरीका देखिए, लोगों के साथ बातचीत का तरीका देखिए। तो इनका जो इन्होंने पिछले 5 साल में लोगों को मूर्ख बनाकर और फिर से ये अगले 5 साल मूर्ख बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे सड़क पे उतरेगी, इनका विरोध करेगी, इनकी गलत नीतियों का, दमनकारी नीतियों का विरोध करेगी। और जो जनता उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में आहत हुई है, जनता को मालूम है कि भाजपा ने जीता है, मतों को जीता है, तो ऐसी जनता जिसके साथ अन्याय अपराध ये करेगी। चलिए उन्हीं मुद्दों को अब आप उठाएंगे। ठीक है डॉक्टर कुलभूषण जी, अब तैयारी कांग्रेस की कैसे रहने वाली है आपने देख लिया, वोट परसेंट भी आपने देख लिया, किस तरह से सिमट कर रह गया है। अब 5 सालों तक तैयारी करते रहेंगे या सिर्फ बाद के जो 5 महीने होते हैं वहां पर आप मुस्तैदी दिखाएंगे? आज CWC की बैठक में आपके बड़े नेता भी यही बात कह रहे थे, यही समस्या है कांग्रेस की और इसीलिए सबसे पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी का आज ये हश्र हो रहा है। सबक सीख रहे हैं अब आप लोग इन सबसे? जी विचार हुआ है कल और सबने ये बात रखी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है, जनता के साथ खड़ी होती रही है। ठीक
है, हमारी चूक हुई कि हम उसे तब्दील नहीं कर पाए। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसका उसी भाषा में हम जवाब नहीं दे पाए, ये हमारी चूक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 6 महीने सक्रिय होते हैं। 2019 के बाद से कोरोना काल होते हुए भी आप देखोगे कि लगातार प्रियंका जी संघर्ष करती हुई दिखाई दी, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे खीरी की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो। तो हमने सीखा है और हम करते रहे हैं। वोट न मिलना एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में जनता के साथ खड़ा होना, उनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना। यहाँ पर बैठे हुए अन्य 2 दलों के प्रवक्ता भी हैं। सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इससे कोई गुरेज नहीं कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि प्रियंका जी ने मेहनत नहीं की। प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, हर मुद्दे को उठाया। उन्होंने शक्ति विधान के माध्यम से महिलाओं की बात रखी, युवाओं की बात रखी, महंगाई के मुद्दे पर हमने बात की। लेकिन कहीं न कहीं चूक रही होगी, हमारा संगठन कमजोर रहा। हम संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, बूथ स्तर पर हम उतना काम नहीं कर पाए जो हम वोट में उसे कन्वर्ट कर पाते, और इस हार को स्वीकार किया खुले मन से। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इस पे मंथन करके उसको स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हार के जो कारण हैं वो क्या रहे हैं, संगठन, नेतृत्व या वर्चस्व, जो भी आप समझें। हाँ, उस पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और अभी भी संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल CWC में कहा गया है कि संसद सत्र के बाद हमारा एक चिंतन शिविर भी होगा और आगे की लड़ाई के लिए भी हम आएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश में अभी विधान परिषद का चुनाव हो, हम जनता के सामने जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे और जनता से अपने समर्थन की अपील करेंगे। उसके बाद अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव है, अन्य राज्यों में जहां चुनाव है, और 24 की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आपको मैं साफ संकेत दे रहा हूं पूजा जी, 7 मार्च को लास्ट वोटिंग होने के बाद 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में एक बड़ा मार्च निकाला प्रियंका जी के नेतृत्व में, जो साफ संकेत है कि हम कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं भागने वाले नहीं है और संघर्ष में हम इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहेंगे। जब तक जनता आशीर्वाद नहीं देती है, जब तक जनता हमें अवसर नहीं देती है, जनादेश नहीं देती है, तब तक इसी तरह से संघर्ष चलता रहेगा। और इस पर हमारा संगठन भी विचार कर रहा है, हम काम कर रहे हैं। कल भी एक खबर थी कि संगठन में भी बदलाव होंगे। अगस्त में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित है और इस बार पार्टी में अंदर बाहर हर जगह बदलाव बड़े लेवल पर होंगे या छोटे स्तर पर ही कर लिए जाएंगे और उसी से जो है कांग्रेस सोचेगी कि बदलाव हो गया? हर स्तर पर होगा पूजा जी। जब ऐसी कोई भी विवेचना होती है, चिंतन होता है, तो उसके परिणाम भी आते हैं। और हमारे यहाँ अगस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का समय नियत किया गया है, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके लिए सभी कांग्रेस जन प्रतिबद्ध हैं कि हम अपनी मुद्दों की राजनीति करते हुए जनता के बीच जाते रहेंगे। जनता जब भी आशीर्वाद देगी तो हम सत्ता में भी आएंगे और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता संभाली है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सत्ता चलानी नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारी कुछ कमियां रही होंगी जिनको हम दूर करने के प्रयास में हैं। जनता के बीच फिर मुद्दे ले जा रहे हैं। इस बार के जो परिणाम आए उससे ये तय हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भर्ती के विधान को नकार दिया, शक्ति के विधान को हमारे नकार दिया, महंगाई के मुद्दों पर जनता ने वोट नहीं किया। तो हम ये देखेंगे कि फिर जनता क्या चाहती है, लेकिन हमारी पार्टी का अपना स्टैंड क्लियर है कि हम इन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच जाते रहेंगे और हमारी बात तभी तो उन्हें समझ में आएगी और जब समझ में आएगी तो जनादेश हमारे साथ होगा। ठीक है, कितने मुद्दों में जो है वेटेज था, दम कितने मुद्दों में था? सर्वेश्वर जी, अब जो है मंथन का दौर शुरू हो जाएगा, मंथन का वक्त भी है, लेकिन आगे अगर हम चुनौतियों की बात करें तो वो भी कम नहीं है। डगर आसान नहीं है। सत्ता तो पा ली, लेकिन उस सत्ता पाने के बाद जनता के जो सपने हैं उसको साकार करना, जनता के मंसूबों पर खरा उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस जनता ने आपको मैंडेट दिया है, जिस जनता ने आपको चुना है, जिस जनता ने आप पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को आपको कायम रखना होगा। उस विश्वास को आपको जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना होगा। आपको लगता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, तो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इसी तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा? देखिए पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सरकार चलाने में कठिनाइयां आती हैं। और देखिए, बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव जीता है। उसमें अगर हम केवल यूपी की बात कर ले तो यूपी में योगी जी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया 5 साल में कि कैसे सरकार चलानी है, कहाँ पे जनता के मुद्दों को कैसे हल करना है और किस मुद्दे को, जनता की किस समस्या को प्रायोरिटी देना है। क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर उनकी सीटें कम हुई है तो ये बीजेपी भी मंथन कर रही है, क्योंकि उनके 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनमें भी मंथन चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ने अपार समर्थन जुटाया उनके फेवर में
और जनता ने वापस उनको सत्ता दी है, तो इसके लिए वो पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो या गोवा हो, जो भी जनता से वादा किया है वो उसको प्रायोरिटी वाइज पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे प्रायोरिटी वाइज में सबसे बड़ा आता है प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था। दूसरी बात आती है कि आप बुंदेलखंड रीजन को देख लीजिए, गर्मी आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हर घर नल का जल पहले ही परियोजना सुचारू रूप से चल रही है और लक्ष्य दिया गया था पिछले गवर्नमेंट में मार्च तक वहाँ हर घर लोगों को नल का जल मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सरकार की बुंदेलखंड रीजन के लिए वो भी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि पिछली बार की सरकार ने इजराइल सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे पानी की समस्या पे बहुत बड़ा काम किया। देखो, ऐसे ही कई मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जो आंकड़े भी बता रहे हैं, विश्लेषण भी जिसमें सामने आया कि 5 वर्षों में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हुआ है, 14% का ये इजाफा हुआ है, यानी कि ये सबसे बड़ा मसला होने वाला है। इसको लेकर क्या आगे की रणनीतियां आप लोगों की रहने वाली है? क्योंकि देखिए, युवा जो है, युवा को सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की। अगर युवा पढ़ा लिखा है, उसको आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आप उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी डिग्रियां, उसकी पढ़ाई सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त इसको करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर पर तो आपका सिक्का चल गया, लेकिन युवा वर्ग आपसे नाराज दिखा था उस वक्त भी। पूजा जी, देखिए, जहाँ तक बात है रोजगार की, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से इसी कार्य को लेकर चलती रही है कि उत्तर प्रदेश में और देश में सर्वाधिक कैसे रोजगार उत्पन्न किए जाए और अधिक से अधिक परिवारों तक रोजगार उत्पन्न किए जाए, उनके क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। एक निम्न वर्ग, जो वर्षों से निम्न वर्ग कहा जाता रहा है, वो निम्न वर्ग मध्यम वर्ग आए, मध्यम वर्ग बने। एक बड़ा वर्ग जो आज तक शिक्षा के, स्वास्थ्य के, खास तौर से रोजगार से महरूम रहा है, उसको बेहतरीन के जीवन कैसे दिया जाए, उसका जीवन कैसे बेहतर किया जाए। आप इसके लिए आप देखें कि यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे कि सरकारी नौकरियों के नाम पे लाखों लाख रुपए लोग लेते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से हमने 4,68,000 सरकारी नौकरियां दी है, तो 5 लाख हमने संविदा पे नौकरी दी है, तो 32 लाख ये अपने में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है कि 32 लाख परिवारों को हमने। मैंने आपको प्रतिशत भी बता दिया, कितना फीसद जो है बेरोजगारी बढ़ी है, वो भी बता दिया आपको, आंकड़े भी बताए, तथ्यों की बात कर रही हूँ मैं तथ्य पे आता हूँ। यही तरह देखिए, यदि सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करें और सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में और देश में सरकारी नौकरी कितने हैं? सरकारी नौकरी की जगह पे हम रोजगार की बात करेंगे, और यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो मैं कहता हूँ रोजगार के आयाम कैसे स्थापित होंगे? उसको रोजगार डेवलप करना पड़ेगा ना सर। इतने बड़े उद्योग घराने सब बेरोजगार हैं। अब हम आते हैं रोजगार उत्पन्न करने की बात पे। यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मात्र 1.5 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार में, पिछली सरकार में 5 वर्षों में हमने 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया, जिसमें से 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को प्रारंभ कर दिया धरातल पर करने, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न हुए। बाकी के 7 लाख करोड़ जो है उसको भी धरातल पर उतारेंगे और उससे रोजगार उत्पन्न करेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद से सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कहीं आया तो उत्तर प्रदेश में आया। हमारा ये प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में आए, बलिया में है, आजमगढ़ में आए, मऊ में आए, और यहाँ के जो रोजगार ढूंढने वाले बच्चे जो महाराष्ट्र जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, जो पंजाब जाते हैं, वो अपने घरों में रोजगार पाए। इसकी सुविधा कैसे बेहतर? बिल्कुल, वो आपको युवाओं के लिए करना होगा, क्योंकि सिर्फ अपराधी ही नहीं दूसरे राज्यों में डर के मारे जाएं। आपका जो युवा वर्ग है वो आपके राज्य में ही रहे, इस पर फोकस करना होगा। सत्येंद्र जी, पूजा जी, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि बलिया का लड़का जैसे बेल्जियम के सपना देखता है, कैनाडा का बच्चा जैसे कनाडा के सपने देखने लगा है कि वहाँ के विकास, वहाँ के रोजगार कैसे है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बलिया का लड़का बेल्जियम जैसे विकास, बेल्जियम जैसे रोजगार बलिया में दिखे, तो कैनाडा जैसा अपहरण, कैनाडा जैसा जो वहाँ पे पलायन हुआ था उसको रोक के विकास की नई दृष्टि बने, और कैनाडा जैसा व्यवस्थाएं। कैराना वाला मसला तो चल नहीं पाया ना, आपने नतीजे देख लिए इसके।
मैंने आप कहा इस- पूजा जी, कैराना जैसे कैराना का बच्चा कैराना का सपना देखने लगा है कि कैराना की जो सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो विकास परियोजनाएं हैं हमारे अब कैराना में प्रारंभ होगा। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव है और हम कर दिखाएंगे। ठीक है। सत्येंद्र यादव जी, आवाज मुझे लगता है अब आपको मिल रही होगी। सत्येंद्र जी, क्या जो छवि मुख्यमंत्री की बुलडोजर वाली चली और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो हमने देखा और जिस तरह की सख्ती बरती गई और खासकर जो है लग रहा है कि अब जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें और भी सख्ती बरती जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर आप कैसे घेराव करेंगे, आप कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि जब जब बात कानून व्यवस्था की आती है, जब जब बात अपराधियों की आती है, तो फिर समाजवादी पार्टी के नामों को गिनवाने लिया जाता है कि जो जो जेलों में बंद हैं, आप तो उनको भी टिकट दे के चुनाव लड़वा रहे हैं, जीत भी रहे हैं। वो कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप लोगों के बीच में जा पाएंगे, खासतौर पर महिला वर्ग के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ दूध की धुली है। पूरी पार्टी गुंडे माफियाओं से भरी पड़ी है। इनका शीर्ष नेतृत्व तो गुंडों को बगल में जेब में लेके चलता है, मंच पे बराबर में खड़ा करता है। पूरे प्रदेश में आगजनी से लेकर बलात्कार से लेकर हत्या से लेकर बेटियों को जलाने से लेकर कुछ बचा है क्या इस 5 सालों में? पिछले आप एनसीआरबी का डेटा क्यों नहीं देख रहे? अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है तो एनसीआरबी का डेटा, समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा हत्याएं, उससे ज्यादा अपहरण, उससे ज्यादा मामले, उससे ज्यादा ये सब क्यों चल रहा है? नहीं, लेकिन महिलाओं ने कहा ना रात में डर नहीं लगता अब उन्हें निकलने में, इसीलिए सवाल पूछा। ये तो खाली ये बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने मुकदमे थे, कितनी एफआईआर हुई, कितनों के साथ कौन कौन सी घटना हुई? और इनकी सरकार में अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो आप बताइए जेली हत्याएं कैसे हो रही, कैसे बच्चों का? आप बताइए, सरकार इनकी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया और बच्चों का मुंह ईंट गिट्टी से कुचल कुचल के मारे जा रहे हैं। आप बताइए क्या एक्शन ले रहे हैं? ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और न ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने और उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल भी इनको कोई भी मैंडेट नहीं दिया। सिर्फ बीएसपी बीजेपी ने आपस में जनता के साथ धोखाधड़ी करी, जो इंटरनल पैक्ट कर लिया इन्होंने, और उसके साथ सरकारी तंत्र के दबाव में काम किया। निश्चित तौर पे मशीनें भी बदली गई, बहुत सारे काम हुए। सिर्फ पूरी सरकार के लिए जो है आप सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ये वजह खंगाल रहे हैं इनकी जीत की, और हार के बहुत सारे बहाने। इस मैंडेट को इन्होंने हर्ट किया। और अब आगे चलकर देखिए, हार के बहुत सारे बहाने होते हैं, जीत के लिए एक उम्मीद कायम होती है। अब आपको उन बहानों को छोड़कर मुद्दे जो वाजिब आप कह रहे हैं उनको उठाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर पर मेरा सवाल था। आप समाजवादी पार्टी जब भी, चाहे सड़क पर चाहे सदन में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले लंबे समय से जो हत्याएं, अपराध, चीरहरण, सरेआम जो डकैती डाल रही है, इस डकैती, इस गुंडे के खिलाफ, साथ ही नई सरकार से किस तरह की उम्मीदें और किस तरह की चुनौतियां हैं, विपक्ष उसमें किस तरह की भूमिका अदा करने वाले, इसी को लेकर तमाम सवाल हमारे चल रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है इस वक्त? कुलभूषण जी, आपसे सवाल है कि क्या इस वक्त की स्थिति, जैसे आपने कहा महिलाओं का साथ और महिलाओं के लिए ही आपने जो है पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन भी चलाया, बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो हावी रहा, जिसकी वजह से इसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन इसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को अब आप किस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे? कैसे जो है जो आपका कैंपेन चला था उसी आबादी को, उसी आधी आबादी को और उसी की आवाज को आगे तक कैसे अब आप उठाते रहेंगे? क्योंकि लड़ाई, जैसे आपने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है, मंथन चल रहा है, आगे कई सारे चुनाव है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। उस तैयारी को लेकर क्या लग रहा है कि कैसे 2024 के लिए आप चलाएंगे पूरी तैयारी, पूरा जो कैंपेन है वो कैसे आगे की रणनीतियां उसके लिए तैयार की जा रही हैं? पूजा जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ महिलाओं के लिए हमारा चुनाव अभियान नहीं था। महिलाओं का मुद्दा प्रमुखता से हमने उठाया और मुख्य मुद्दा के रूप में हम महिलाओं के मुद्दों को लेकर आए। साथ ही हमने युवाओं के मुद्दे को भर्ती विधान के माध्यम से उठाया। जैसा आपका प्रश्न है कानून व्यवस्था को लेकर, तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से सिलेक्टिव रोल में काम करती है।
कि जो माफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो माफिया नहीं होंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करेगा वो माफिया होगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था की जहां तक बात रही तो पिछले 5 साल में भी सबसे ज्यादा हत्याएं पुलिस अभिरक्षा में हुई। पुलिस आपके हाथ में थी नहीं, अनियंत्रित थी, और अभी भी लग रहा है कि यही स्थिति दोबारा रहेगी। जिस तरह से परिणाम आने के बाद से अभी तक की उत्तर प्रदेश की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, सभी अधिकारी जिस तरह का रुझान जारी कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपके पास भी सूत्रों के हवाले से या हमारी पार्टी में भी जो विचार होता है कि कानून व्यवस्था जैसे थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। वो सिलेक्टिव रोल में काम करती रही है, सिलेक्टिव रोल में काम करती रहेगी। सरकारी एजेंसियों को फ्रंटल बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पहले से यूज करती है, इस बार भी करेगी। तो पुलिस तो योगी जी के इशारों पर उसी तरह से काम करेगी। आम आदमी को कानून व्यवस्था से जूझना पड़ेगा अपने काम के लिए। अगर जो वो थाने जाएगा, चौकी जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, न पहले सुनी जाती थी। तो ये चिंता रहेगी, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा खड़ी होगी। अब दोबारा कोई ऐसी घटना हो कि हाथरस जैसी कि किसी लड़की को रात में मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाए, तो तब भी हमने संघर्ष किया था, अब भी संघर्ष करेंगे। और ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव जीतने का एक तंत्र होता है कि कैसे उसमें सफलता पाई जाती है, और उस तंत्र में सफलता पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। उसके लिए हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि धीरे धीरे वो अपने मुद्दों की ओर लौटेगी और मुद्दों पर कांग्रेस को दोबारा से स्वीकार्यता मिलेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार योगी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां और कठिन होंगी, और प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में हम भी उन मुद्दों को लेकर मजबूती से सड़क पर उतरेंगे। ठीक है, जनता की आवाज बनेंगे आप। ठीक है, जनता की आवाज बनेंगे, उसकी तरफ जो है आप कदम उठाएंगे। जी सर्वेश्वर जी। मैं पूछता हूँ कि देखिए, मैंने एसपी के प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। देखिए, उनको जनता ने नकार दिया है। अब जो सच्चाई है उसको सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको घूम फिरा के जो माला होता है ना, उससे हाथरस, उन्नाव के अलावा और कुछ नहीं है समझ में आता। अरे राजस्थान में भी रेप होते हैं। अगर इतनी ही चिंता होती तो जनता आपको कुर्सी पे बिठाती। और बीजेपी सपा के प्रवक्ता को बताता हूँ, गुंडे माफिया और दंगाइयों को इन्होंने टिकट दिया और मतदाता सर्वेश्वर पाठक जी जाइए, आपको कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप जाके वहाँ नहीं की, आपको तो नहीं रोक रहे हैं। अगर जो एक एक करके चर्चा नहीं हो पाएगी। कुलभूषण जी, उत्तर प्रदेश की नई सरकार, कुलभूषण जी, वही बात की जाए। सर्वेश्वर जी एक एक करके। कुलभूषण जी जवाब उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। किसी महिला से पूछते थे कि आप किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं, तो उनका एक ही बात होता था कि सुरक्षा की भावना, विकास के मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे महिलाएं, बेरोक-टोक निर्भीक होकर बाहर घूमती है। हाँ, अपराध की घटनाएं बढ़ी है क्योंकि लोग जागरूक है। वो जानते हैं कि हमारे साथ कोई अपराध होगा तो हम पुलिस में उसकी FIR करवाएंगे, पुलिस वाले हमारी सुनेंगे। पहले सत्ता की तरह नहीं कि गुंडे बैठ जाते थे और FIR तक नहीं होने देते थे। देखिए, यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी है। अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार तो उनके कंधों पे है कि जनता के। लेकिन सर्वेश्वर जी, आपको नहीं लगता सर्वेश्वर जी उनको उतरना पड़ेगा? और अभी आप देखिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे भाजपा के प्रवक्ता के रूप में देखिए, इस तरह से नहीं। देखिए, चर्चा जब भी अच्छी होगी, पूजा जी, हर विषय को लेकर हमें बात करनी होगी। देखिए, हर विषय को लेकर बात करनी होगी। जब हम इश्यूज को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर तो बात करेंगे ना। महिलाओं ने पूजा जी सुरक्षा के मुद्दे पे आप हम सभी जानते हैं कि जितनी वोट महिलाओं से बीजेपी को मिली है, भाजपा पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिली है। पिछले 5 महिलाओं की जो सुरक्षा का मुद्दा है, वो महिलाओं ने वोट देकर दिखाया है।
अब सरकार को उनके अनुरूप करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आगे भी उनको बरकरार रखना होगा ना, सुधार करना पड़ेगा। उसको नहीं बुलाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने बाकी के मुद्दों को भी नहीं बुलाया जा सकता। पूजा जी, यूपी की घटना नहीं बुलाया जा सकता। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ जो हो रहा है उसमें न प्रियंका जाएगी न राहुल जी जाएंगे, वो घटना बुला दिया। प्रदेश सुनिए मेरी सरकार आ रही है, कृष्णा मोहन जी, ठीक है, करना तो शुरू करने दे। देखिए बीजेपी से जवाब इस पर, बीजेपी से जवाब बनता है, इस पर बीजेपी देगी इस पर जवाब। सर्वेश्वर जी जवाब देने दीजिए उनको भी। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि आप पॉलिटिकली तरीके से बताइए, एनालिस्ट हैं आप सिर्फ ये जानकारी हम तक पहुँचाइए कि कौन से चैलेंज है, चुनौतियां कौन सी आने वाली है, कहाँ पर फोकस और काम करने की जरूरत है, क्या विपक्ष की कमी और क्या विपक्ष की जो है खामियां रह गई हैं। बाकी बीजेपी प्रवक्ता है हमारे पास। हाँ मैं 30 सेकंड दीजिए बताता हूँ। सबसे बड़ी जो चुनौतियां है बीजेपी के इस गवर्नमेंट में वो है बेरोजगारी का मुद्दा, सुरक्षा की भावना, और जो समाज वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर डेटा अपराध की संख्या बढ़ रही है तो बीजेपी जो नई गवर्नमेंट आएगी बहुत अच्छी है तो सुधार करके खराब करनी चाहिए। आप देखिए असीम अजहर जी पूरा मतलब पुराने IPS ऑफिसर कमिश्नर रहे हैं, उनका भी योगदान रहेगा। राजेश्वर सिंह जी वो भी एक IPS ऑफिसर है, सरकार को इनका सहयोग मिलेगा। और जो अपराध की घटनाएं हैं, नित्य नए अपराध जो हो रहे हैं, हर तरीके के अपराध हो रहे हैं, मैं नहीं कहता कि अपराध बंद हो गया यूपी में, उसको कैसे टैकल किया जाए। बात इस बात को लेकर भी उठने लगी है कि महिलाओं ने जिस बढ़ चढ़ कर जिस स्तर पर आपको वोट दिया है उसको आपको बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। कहा जाता है कि शोहरत तो पाली जाती है लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको वहां पर जो है कायम रहना है, इस बात को आपको मानना होगा। कैसे जो है इसको लेकर आप आगे काम करेंगे और जो खामियां रह गई हैं जिन पर काम करना है उसको लेकर रणनीतियां कैसे बनेंगी, क्योंकि आप भी मानते होंगे कि अब चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो आप नाम को लेकर जो है प्रधानमंत्री से लेकर इस नाम को लेकर खूब भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, 5 साल में कामकाज कर लिया गया है। अब जो है योगी जी को अपने बलबूते पर, अपने कंधों पर सारा दारोमदार लेकर काम करना है और उन मुद्दों को जो जनता के लिए वाकई में असरदार हैं, जनता जिनके लिए चाहती है कि सरकार को समर्थन दिया है, उन पर काम करने की, फोकस करने की जरूरत है। पूजा जी देखिए, जहाँ तक महिला की बात है तो हमारी मातृशक्ति पूर्व में स्वयं में सक्षम है, हमें उसे बेहतर सुरक्षा देने का काम है और हम उसको बेहतर माहौल दे सके जिससे मातृशक्ति आगे बढ़ सके। तो महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में बड़ी ही दयनीय स्थिति में था। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे एक महिला का रेप करने के बाद से एक मंत्री मुख्यमंत्री के साथ घूमता था, उसको हाई कोर्ट के कहने पर FIR होती है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसकी गिरफ्तारी होती थी। यदि मंत्री की स्थिति है तो सामान्य लोगों की स्थिति क्या होगी मैं बताने की जरूरत नहीं है। महिला सुरक्षा वर्तमान में इतना बेहतर हुआ है कि इसी को देखकर उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने की, ठीक है, भरोसा जताया है। हम उनके इस भरोसा का सम्मान करते हैं, इतना बेहतर हो सकता है। सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके रोजगार की चिंता करना, उनके घरेलू जीवन में कोई ऐसी बाधा न आए जिससे कि महंगाई पर भी लगाम लगाना, जिससे कि महिला मातृशक्ति से इसका किचन गड़बड़ हो जाता है, महंगाई बढ़े तो उसको भी कंट्रोल करना। दूसरा, आप चुनौतियां कौन कौन सी? हमारे पास निश्चित तौर पर चुनौती है। एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ पे की बड़ी युवा शक्ति है और इस युवा शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार है। इस दौरान आप किसानों के मुद्दे को भी अछूता मत रखिएगा। गन्ना किसान से लेकर और जी आवारा पशु हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, किसानों का ही मुद्दा है ये। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है किसान, कृषक क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो किसान है, तो उन किसानों के आय को जो दूना करने का हमने जो संकल्प लिया था 2012 में, जो आज MSP का रेट वो 1230 रुपए था, आज 2022 में MSP का रेट 2250 रुपया हो गया। तो हमने दूना करने का प्रयास किया है और उनके जीवन को कैसे बेहतर किया जाए,
उनके रोजगार को कृषि सेक्टर से कैसे जोड़ा जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। कृषि सेक्टर भी एक बहुत बड़ा रोजगार देने जा रहा है, इसलिए भी हम इसको करने जा रहे हैं। तो उन किसानों को स्वास्थ्य की चिंता करना और इनका किसान जो है उनके उत्पाद मार्केट तक पहुंचे, इसके लिए बेहतर सड़क परियोजनाओं क्योंकि देखिए किसानों की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। किसानों की जो नाराजगी थी आपके प्रति वो देखा आपने और नतीजों में भी वो दिखा है। ऐसा नहीं है कि नतीजे पाने के बावजूद भी आप बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है आगे बढ़े। किसानों की नाराजगी दिखी है कितनी सीटों पर आपने देखा है, उससे आपको सचेत होने की जरूरत है, आगे के लिए उस पर काम करने की जरूरत है। कि हम किसान, भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश वर्ग किसान परिवार से आता है और किसानों की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी ने तो तब से शुरू कर दिया था जब किसानों के 1 रुपया कोई साहूकार नहीं देता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनका सम्मान बढ़ाया, तो 6,000 रुपये सत्येंद्र जी किसानों के आय को दूना करने का सत्येंद्र जी किसानों के मुद्दे को लेकर जो है ये तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, हालांकि किसानों का मुद्दा आप भी भली बात नहीं उठा पाए। अगर आप और आपका गठबंधन किसानों के गुस्से को, किसानों के रोष को और जिस लखीमपुर खीरी की आप बात करते हैं, थोड़ा सा मैं समझ लीजिए, मैं बताना चाहूंगा कि यही उत्तर प्रदेश था और यही समाजवादी और किसानों के गन्ना मिल को, ठीक है देखिए मुझे ठीक है आपका मैंने जवाब सुन लिया। सत्येंद्र जी बोलने दीजिए अब सत्येंद्र जी को। सत्येंद्र जी किसानों का मुद्दा किस तरह से अब उठाने वाले हैं आप, क्योंकि लग रहा है कि इस बार के चुनावों में तो वो सफलता हाथ नहीं लगी है। जिस तरह से किसानों में भारी आक्रोश था, जो आप सोच रहे थे कि किसानों का सारा मैंडेट आपको मिलेगा, वो नतीजों में नहीं तब्दील होता हुआ नजर आया। मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है पूरे देश में देखा है। प्रधानमंत्री जी मुंबई चले जाते हैं लता मंगेशकर जी के यहाँ, उनके पास इतना बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी वो जो है स्वर की देवी थी और पूरे देश के लिए मैं बहुत उनका मतलब बड़ा फैन हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं निकला, जो 700 लोग किसान मारे गए उनके यहाँ भी चले जाते, काहे नहीं गए। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने फ्रॉड किया है और आज भी किसानों के साथ फ्रॉड हो रहा है। खाद की बोरी में 5 किलो, इन किसानों के अकाउंट में जो 6,000 रुपए जा रहे हैं उसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है शायद। बात बताइए, आपको लूट ले और उसके बाद आपको 6 रुपया दे दे, आपको लूट ले और आपका सर्वाधिक एमएसपी पे खरीदारी कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। सर्वाधिक एमएसपी पे खरीदारी उत्तर प्रदेश में हुई है और आप ही की सरकार थी जब किसान 4 बजे भोर में लाइन लगा के यूरिया मांगता था, 7 बजते उसको लाठी देते थे आप, यूरिया नहीं मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने यूरिया को समय नहीं है, जल्दी सत्येंद्र जी बीच में मत सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको सुन रहा था ना। तो किसानों के साथ आप ध्यान से देखिए, अगर किसान इनके वश में नहीं आए तो इन्होंने किसानों को, प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जिम्मेदारी उठाई कि मैं किसानों को बदनाम करूंगा और गए, उन्होंने किया बदनाम। और किसानों को ये जालसाजी करते हैं, कर्जा देते हैं और कर्जे पे फिर ब्याज लेते हैं और ब्याज पे ब्याज देते हैं। खाद की 5 किलो कम हो गई, 45 किलो रह गई और खाद की बोरी डबल कर दी और खाद मिली नहीं, क्योंकि बहुत परेशान रहा किसान। आपने पूजा जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। किसान पूरे देश में उनको फांसी सी लगी हुई है, बीजेपी जो बदला ले रही है उनसे, और अब तो इन्होंने यूपी में लूट लिया तो अब तो और ज्यादा लूटेंगे। किसान आपको लूट लिया, किसान इस बात को सत्येंद्र जी स्वीकार कीजिए कि किसान ने आपको लूट लिया। चलिए मेरे को बारी बारी से लेंगे, समय अब नहीं रह ज्यादा। डॉक्टर कुलभूषण जी मुझे जरा ये बताइए, किसानों के मुद्दों को लेकर क्या अब आपकी पार्टी नए सिरे से सोचेगी, क्योंकि ये वो मुद्दा था जिसको लेकर आप पंजाब में भी बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन वहां भी शायद नहीं उठा, उसका खामियाजा पंजाब में भी देखा आपने और उत्तर प्रदेश में तो खैर देखा ही। तो किसानों का मुद्दा अछूता रह गया है इस बार आप लोगों से।
नहीं, बिल्कुल भी किसानों को मुद्दा छूता नहीं रहा। किसानों ने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, उसमें कांग्रेस हमेशा कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही। किसानों के हितों के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें कांग्रेस साथ थी। पंजाब में जहां तक बात है, वहां हार के हमारे दूसरे कारण हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर संगठन की कुछ ऐसी खामियां थी और नेतृत्व में कुछ ऐसे आपसी मतभेद हो गए जिनके कारण पंजाब में हमें नुकसान हुआ। लेकिन पंजाब के किसानों ने भी कांग्रेस को इस बात पे नहीं नकारा कि वहां हम किसान के हितों की बात नहीं कर रहे। एमएसपी पे खरीद की बात कृष्ण मोहन पांडे जी कर रहे हैं। इनको शायद जानकारी नहीं कि पंजाब सरकार ने सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद की है। उत्तर प्रदेश उसके सामने कहीं नहीं आंकड़ों में ठहरता है। ठीक तथ्य ये है कि सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद पंजाब में होती है और पंजाब में कांग्रेस सरकार करती रही है। किसानों के हितों को लेकर जिस तरह का संघर्ष हमने किया वो सबने देखा और हम किसानों के साथ आगे भी संघर्ष में खड़े रहेंगे। जहां भी जरूरत होगी कांग्रेस वहां दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया था, जैसा अभी कृष्ण मोहन पांडे जी ने कहा कि हमने एमएसपी 1200 थी, वहां 2012 से 2022 में हम इतनी ले आए। लेकिन ये आंकड़े के साथ मैं इनसे पूछूं कि एमएसपी पे खरीद कितने % होती है? अगर जो गेहूं और धान की जो सरकारी खरीद थी इस बार, वो कितने प्रतिशत हुई, उसका आंकड़ा ये देखेंगे तो खुद ही चौंक जाएंगे। किसान अभी भी अपनी उपज को आंकड़ों का खेल और आंकड़ों का बेचने के लिए गेहूं धान परेशान जो फेरबदल होता है वो तो तमाम पार्टियां कर लेती हैं अपने अपने तरीके से। 1100 और 1200 रुपए में धान, बस जादुई आंकड़ा जब चुनाव आते हैं तभी काम आता है, बाकी तो सारे आंकड़ों से खेल हो जाता है। समय का अभाव है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा का हिस्सा बने। तो लोकतंत्र में आज हमने बात की कि किस तरह से आगे के लिए चुनौतियां हैं, नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी ये सरकार। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।